हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवेग इंटीग्रल ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो अनबाउंडेड फंक्शन का लेवेग इंटीग्रल हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले एक अलग तरीके से इस फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अनबाउंडेड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम 1/x की बात करें तो ये अनबाउंडेड फंक्शन है 0,1 इंटरवल के ऊपर। तो हमने कहा है f be a measurable and non-negative function on a measurable set E, let n belongs to natural number n. Define fxn on E by, अब हम एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास पहले एक फंक्शन अवेलेबल था जो कि अनबाउंडेड था। ये हम बात इन जनरल कर रहे हैं, बट इसका यूज हमारे पास अनबाउंडेड फंक्शन के इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए ही आता है। तो हम एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं fxn is equals to fx if fx is less than equal to n and n if fx is greater than n. ऑलराइट, तो यानी कि देखिए कुछ इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास रैंडम एक फंक्शन है, अनबाउंडेड है, इसका कोई बाउंड नहीं है, कोई डेफिनेट वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो इसको हम बाउंडेड कैसे कर सकते हैं? हमने कहा हम इसको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड इस तरीके से होगा कि fx1 क्या होगा, n equal to 1, मान लीजिए n equal to 1 कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर है, एंड फंक्शन मान लीजिए कुछ इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक अलग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। इस फंक्शन की वैल्यू जब भी fx लेस देन इक्वल टू n है, fx लेस देन इक्वल टू n यानी कि ये रीजन, तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx ही होगी, यानी कि यही कर्व होगा। बट जिस रीजन में fx ग्रेटर देन n है वहां पर इसकी वैल्यू n पे हमने क्लिक कर दी, तो इस रीजन में fx की वैल्यू ग्रेटर देन n है तो हमने इसे यहां पर लिमिट कर दिया, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया हमारा। तो इस फंक्शन का fx1 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम fx2 की बात करें तो अगेन हम कुछ इस तरीके से इसे ब्रेक कर सकते हैं। अब इस बार fx2 के अंदर क्या होगा, हमारे पास वो रीजन जहां पर fx लेस देन इक्वल टू 2 है, वो कौन सा है, वो ये है। तो इस रीजन में fx की वैल्यू यही रहेगी। बट इस रीजन में जहां पर fx ग्रेटर देन 2 जा रहा है, बिकॉज ये कर्व के जो पॉइंट्स हैं वो क्या बता रहे हैं, वो fx की वैल्यू बता रहे हैं, y एक्सिस fx की वैल्यू को ही डिनोट कर रहा है। यहां पर fx ग्रेटर देन 2 हो चुका है, तो ग्रेटर देन 2 हो चुका है, तो ये वाला रीजन को हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको यहां तक लिमिट कर देंगे 2 पर। तो इस तरीके से हमारे पास f1, f2, fx1, fx2, fx3, fxn तक सीक्वेंस मिलेगा, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिलेगा। ऑलराइट, एंड एक सेंटेंस में अगर इसे हम कहना चाहें, वन स्टेटमेंट में, वन लाइनर में, तो fxn इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ fx, n। fx और n दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसकी वैल्यू हमारी fxn में रहेगी। तो इस रीजन में देखा जाए तो fx और 2 में से छोटा कौन है, 2 है, तो fx की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी fx2 की। इस रीजन में छोटा कौन है, fx छोटा है 2 से, तो fx रहेगा। सो इस तरीके से ना ये जो फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो इसका हर एक जो टर्म है fxn वो बाउंडेड भी है और मेजरेबल भी है। बाउंडेड ऑब्वियसली है बिकॉज हम नॉन नेगेटिव कह रहे हैं, तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास fxn जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो बाउंडेड भी है एंड मेजरेबल भी है। ऑलराइट, नाउ जब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बाउंडेड भी है, मेजरेबल भी है, तो हम जानते हैं बाउंडेड और मेजरेबल फंक्शन का लेवेग इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, तो हम इसका लेवेग इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है तो सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रल्स मिलेगा, fx1 के लिए अलग, fx2 के लिए अलग, एंड सो ऑन। हम कहते हैं कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एग्जिस्ट करती है, जिसको कि हम इंटीग्रल ओवर e fx dx से डिनोट करते हैं, अगर e इंटरवल a b है तो इंटीग्रल a टू b डिनोट करते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये कन्वर्जेंट है, तो हम कहेंगे कि लेवेग इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब जब ये फंक्शन हमारा बाउंडेड था तो अनबाउंडेड था, बेसिकली काम हम इसको अनबाउंडेड के लिए करते हैं कि अगर फंक्शन अनबाउंडेड है तो आप उसको एक सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड फिर चेक करिए कि लिमिट जो है इंटीग्रल की वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हाँ, हमारा जो फंक्शन है वो लेवेग इंटीग्रल है। सो इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आइए, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।
नाउ एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं fx is equals to x to the power minus 2 by 3 and f0 is equals to 0 and interval दी हुई है हमें 0 is less than x is less than equal to 1। इस इंटरवल में हमें इस fx का लेवल इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अभी हमारे पास जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड है 0,1 इंटरवल में। Why? बिकॉज देखिए इसका ग्राफ जो होगा वो किस तरीके से बनेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर कहीं पर x एक्सिस पे 1 माने हैं, यहाँ पर 0 माने हैं, इस तरीके से माने हमारे पास यहाँ पर fx की वैल्यूज को। देन fx क्या है 1/x to the power 2/3। ऑलराइट, अब अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो ऑब्वियसली 1 ही मिलेगी, तो ही यहाँ पर मान लेते हैं। अब x की वैल्यू हम 1 से कुछ छोटी वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से छोटी वैल्यू मान लीजिए हम 1/8 रखते हैं। सो 1/8 की पावर 2/3 यानी 8 का क्यूब रूट लीजिए पहले, तो क्या मिलेगा 2 and 2 का स्क्वायर यानी कि 4। सो 1/4। सो 1/1/4 हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। सो 4 अगर हम इसके स्केल को कम करना चाहें ताकि हम यहाँ पर बना सकें काफी पॉइंट्स को, तो 1 को यहाँ पर मान लीजिए एंड यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। सो हमें 4 मिला कहाँ पर? 1/8 पे। एंड 1/8 कहाँ पर होगा? x एक्सिस पर कहीं पर यहाँ पर 1/8 होगा 0.25। यहाँ पर हमें 4 मिला। सो कुछ इस तरीके से मिला। देन x की वैल्यू अगर हम 1/27 रखें, ये भी 1 से लेस देन होगी। सो 1/27 की पावर 2/3। सो 27 का क्यूब रूट 3 एंड 3 का स्क्वायर 9। सो 1/9 1/1/9 यानी कि 9। सो 9 अगर 4 यहाँ पर आ रहा था तो 9 कहीं और यहाँ पर आएगा। सो कुछ इस तरीके से। सो जैसे जैसे हम 0 के पास जाएंगे कभी भी हमारा फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच नहीं करेगा। हालांकि दे दिया गया है क्वेश्चन में कि f0 is equal to 0, बट जब हम यहाँ पर इस तरीके से अप्रोच करेंगे तब हमारी कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। ऑलराइट, सो ये जो फंक्शन है ये हमारा अनबाउंडेड फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पर जैसे जैसे हम 0 के पास जा रहे हैं एक इनफाइनाइट वैल्यू को हम अप्रोच कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहे, बाउंडेड नहीं है ये। ऑलराइट, सो इस तरीके से ये हमारे पास अनबाउंडेड फंक्शन है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम fx n डिफाइन करेंगे। fx इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू n के लिए, n fx इज ग्रेटर देन n के लिए एंड 0 x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। नाउ अभी हम इसका इंटीग्रल डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज हम जानते हैं इंटीग्रल जो होता है अगर हमारे पास a टू b इंटीग्रल है तो उसमें a टू c प्लस c टू b इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ पर ऐसे कुछ रेंज अवेलेबल है नहीं। तो उस रेंज को फाइंड आउट हम करेंगे। तो हमने कहा x टू द पावर माइनस 2/3 हमारा क्या है? fx है। सो fx इज लेस देन इक्वल टू n का मतलब क्या हुआ? x टू द पावर माइनस 2/3 इज लेस देन इक्वल टू n, यानी कि 1/x टू द पावर 2/3 is less than equal to n। अगर हम पावर ले 3/2 तो हमें मिलेगा 1/x is less than equal to n to the power 3/2, यानी कि रेसिप्रोकल जैसे ही लेंगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो x is greater than equal to 1/n to the power 3/2 एंड x की रेंज क्या है? 0 से 1 है। सो 1 is greater than equal to x, तो ये हमें एक रेंज मिल गई। ऑलराइट, तो ये हमें रेंज कैसी मिली? ये हमें रेंज मिली। तो हम फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं इक्वल टू fx की वैल्यू क्या है? x टू द पावर माइनस 2/3 व्हेन fx इज लेस देन n, fx इज लेस देन इक्वल टू n को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 1/n टू द पावर 3/2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमें एक रेंज ये मिल गई जिसके अंदर हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है n। सो इस बार अगर हम इनइक्वालिटी चेंज करें, सो x टू द पावर माइनस 2/3 इज ग्रेटर देन fx इज ग्रेटर देन n, तो यानी कि यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन आएगा एंड यहाँ पर भी ग्रेटर देन आएगा एंड यहाँ पर भी लेस देन हो जाएगा। नाउ x इज लेस देन 1/n टू द पावर 3/2 मिला
एंड x की लोअर बाउंड क्या है, 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू x। सो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा n when x 0 is less than x is less than 1 upon n to the power 3 by 2 and 0 when x is equals to 0। तो ये हमारा इंटीग्रल हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। नाउ इंटीग्रल a to b fx and dx जो होगा हमारे पास वो किस तरीके से आएगा हमारे पास, उसे हम इन तीन रेंजेस में ब्रेक कर देंगे। सो a एंड b क्या है हमारे पास, a है 0 एंड b है 1। नाउ इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन n टू द पावर 3 by 2। fx की वैल्यू क्या है हमारी, n है, सो n dx प्लस इंटीग्रल 1 फ्रॉम 1 अपॉन n टू द पावर 3 by 2 टू हायर अपर लिमिट क्या है 1। सो 1 एंड fx की वैल्यू इस बार x टू द पावर -2 by 3 dx। ऑलराइट, नाउ n हमारा कांस्टेंट है, सो n एज इट इज एंड dx यानी इंटीग्रल हमारे पास मिलेगा x एंड लिमिट लगेगी 0 to 1 upon n to the power 3 by 2। ऑलराइट, देन अगर हम सेकंड टर्म देखें तो ये जो टर्म है हमारी x टू द पावर -2 by 3, इसका इंटीग्रल क्या होगा, x टू द पावर -2 by 3 प्लस 1 अपॉन -2 by 3 प्लस 1, -2 by 3 प्लस 1 यानी कि x टू द पावर 1 by 3 एंड -2 by 3 प्लस 1 1 by 3। सो हमें 3 न्यूमरेटर में मिलेगा, 3 को हम कॉमन ले सकते हैं एंड x टू द पावर 1 by 3 पे हमारे पास लिमिट लगेगी 1 upon n to the power 3 by 2 एंड अपर लिमिट 1 है। ऑलराइट, सो ये कुछ इस तरीके से मिला। नाउ इसे अगर हम आगे कंटिन्यू करें, सो n एज इट इज, देन लिमिट, अब जब हम लिमिट लगाएंगे सो 1 upon n to the power 3 by 2 मिलेगा पहला वैल्यू, -0 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, -0 एज इट इज रहेगा। सो हमें पहली टर्म जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या मिलेगा, +3 x टू द पावर 1 by 3। सो 1 का जो क्यूब रूट होगा, रियल क्यूब रूट 1 ही मिलेगा हमें, -1 upon n टू द पावर 3 by 2, इस पूरी टर्म की पावर 1 upon 3 है हमारे पास। ऑलराइट, नाउ यहां से हमें क्या मिलेगा, n इंटू 1 upon n टू द पावर 3 by 2, यानी कि n टू द पावर 1 minus 3 by 2, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 1 3 मिलेगा, -3 नाउ 1 upon n टू द पावर 3 by 2 की पावर 1 upon 3, सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज n टू द पावर 3 by 2 होल पावर 1 by 3, सो 3 and 3 will cancel out and we will get 3 upon n to the power 1 by 2। ऑलराइट, नाउ n to the power 1 minus 3 by 2 हमें क्या मिलेगा, -1 by 2, 2 1 2 2 -3 -1 by 2 एंड -1 by 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 upon n to the power 1 by 2। अब अगर हम यहाँ पर अब देख सकते हैं आप, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है तो इंटीग्रल भी सीक्वेंस के फॉर्म में मिला है। तो अब अगर हम लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पुट करें तो हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट देखते हैं फाइनाइट आ रही है या नहीं आ रही। सो ऑब्वियसली n टू द पावर 1 by 2 जब इनफाइनाइट अप्रोच करेगा सो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म 3 बचेगी एंड थर्ड टर्म भी हमारे पास 1 upon n to the power 1 by 2 है। As n approaches infinite, this term will also become 0, so we will get 0 plus 3 minus 0 यानी कि 3। ऑलराइट, तो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू 3 मिलेगी। फाइनाइट वैल्यू आ रही है इसलिए हम कहेंगे कि लेबेग इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है एंड यही इसका लेबेग इंटीग्रल है। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू आती तब हम कहते हैं कि लेबेग इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम एक अनबाउंडेड फंक्शन का लेबेग इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।